जय सिया राम, राधे राधे, जोहार मित्रों। आप सभी का नजरबंद लोकतंत्र में डॉक्टर कुमार सौरभ के साथ पुनः स्वागत है। आज कुछ परिस्थितियां, कुछ विश्व में ऐसा चल रहा है, हमारे इर्द गिर्द, हमारे देश के आसपास में, कुछ दूसरे देशों में कुछ घमासान मचा हुआ है। तो उसी सिलसिले में जब मैं सोच रहा था कि बेसिक क्या हो सकता है, कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया के कारण ऐसा हो गया, वहां पे बैन होने के कारण। कुछ लोगों का कहना है कि वहां पे लोगों के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत बड़ी ग्लानि थी, बहुत बड़ा आक्रोश था उनके अंदर में कि पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया है, इसलिए वो सारा फूट गया एक साथ। तो हर किसी का अपना एक नजरिया है। आज मैं पहले भी एक बार बात कर चुका हूँ, लेकिन जहां तक मुझे अपना समझ में आ रहा है, जो मेरा बुद्धि और विवेक मुझे बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जब वो भ्रष्ट सरकार को बनाया था तो बनाने वाले भी आप थे। आज मैं देखता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, जिसमें अगर मैं बोलता हूँ कि फलाना बिजली का काम कराना है तो एक बार आप रिटर्न में दे दीजिए, मैं बात कर लूंगा वहां पे एसडीओ वगैरह से। लेकिन वो एग्री नहीं करते, उसे जितना में हम ये पेपर वर्क करेंगे उतने में तो हम 500-1000 रुपए दे करके काम करा लेंगे। तो आइडियली मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ, भ्रष्ट सिस्टम बाद में होता है, हम भ्रष्ट खुद होते हैं पहले। तो इसलिए स्वयं को देखिए, मैं कितना भ्रष्ट हूँ, मैं किस लेवल में हूँ, मैं किस तरह से अपना योगदान दे रहा हूँ। अगर हर कोई अपने अंदर इस तरह से जांच करे या अपने बारे में एक बार आत्मचिंतन करे, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम हमारी अपनी है। हम बहुत जल्दी सरेंडर कर देते हैं और एक भ्रष्ट सिस्टम के सामने झुक जाते हैं, पैसे दे देते हैं, अपने काम जल्दी कराने के लिए पैसे दे देते हैं। तो इसी तरह से स्वास्थ्य सेवा के बारे में मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, बहुत चीजें मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने इसका एक नाम दिया है मेडिकल टेररिज्म। मेडिकल टेररिज्म क्या हो गया? मेडिकल टेररिज्म यानी कि मेडिकल आतंकवाद मैं बोल रहा हूँ इसको। अब इसको कौन बनाता है? इसको हमारे जैसे डॉक्टर्स ही बनाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें दोषी हमारे जैसे लोग होते हैं। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर कि, और बात कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात अपने जिले के जितने भी मेरे जनता है, जितने भाई बहन है, बंधु है, जितने माता पिता है, जितने पूज्य, जितने भी सीनियर सिटीजन है, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि आगामी दुर्गा पूजा जो आ रहा है, उस समय से मैं अपनी फीस में भी डिस्काउंट देने के लिए बात कर चुका हूँ, विचार हो चुका है। और मेरे यहाँ आपको जांच में भी डिस्काउंट मिलेगा। जांच आपको दूसरे लैब से बहुत ही कम रेट में दिया जाएगा। यानी कि मैं जो भी गोरख धंधा है उसका विरोध करता हूँ और मैं मात्र कम से कम रेट में आपको जांच का रिपोर्ट भी दूंगा। और आगे अपनी बातों को बढ़ाते हैं। तो अब क्या होता है कि झोला छाप जिसको आप बोलते हैं, उसमें उसकी गलती है या हमारी गलती है या जनता की गलती है? अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि वहां पर कहीं पे कोई बच्चा मर जाता है, उसके बाद मुआवजे में वो सारा मामला दफन हो जाता है। तो मैंने जो फील किया कि जब तक कोई व्यक्ति जिंदा है तो वो हमारा भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, और उसके बाद वो क्या बन जाता है? मरने के बाद एक मुआवजा बन जाता है, एक कंपनसेशन बन जाता है। हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं चीजों से। तो जब तक आप गलत चीजों का विरोध नहीं करते हैं, किसी को सजा नहीं होती है, तब तक आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। ये सारे मामले इस तरह से दब जाते हैं। कुछ लोग जस्टिफाई करते हैं कि झोला छाप बहुत काम आते हैं, बहुत काम किया, तो आखिर उनको बनाया किसने है? दिस झोला छाप पीपल, जो डॉक्टर्स नहीं है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज में एक तरह से नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं डॉक्टर्स का। तो वो कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उनको आइडिया नहीं है दवाइयों का। वो किसी डॉक्टर के यहाँ रहते हैं, ट्रेन हो जाते हैं, कुछ काम करते हैं छोटा, और वो खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं। उनकी एक हैबिट हो जाती है इंजेक्शन देने की, और जनता में लोगों को एक आदत हो गई है, जब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा तब तक उसको गुड फील नहीं होने वाला। यानी फील गुड फैक्टर के लिए आज की डेट में जनता को भी क्या चाहिए? सुई लगवाना है। जहां तक मैं इसका विरोध करता हूं, चाहे वो डॉक्टर्स लगाते हैं या कोई प्रैक्टिशनर्स लगाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक की डोज अगर आप डायरेक्टली दे देते हैं तो जिसके कारण से मृत्यु संभावित है। बहुत सारे आप केसेस सुनते होंगे कि इंजेक्शन लगाया है और किसी की मृत्यु हो गई है, चाहे कहीं का भी केस हो। वो बेसिकली एंटीबायोटिक्स की वजह से होता है, जो आईवी दिया जाता है, अगर उसको फास्ट मोड पे दे दिया जाता है तो दुर्घटना संभावित है। लेकिन ना इस बात को जनता समझती है, ना इंजेक्शन देने वाला डॉक्टर या प्रैक्टिशनर जो है वो भी इस चीज को नहीं समझता है। तो मैं जनता को आग्रह करता हूँ, कृपया करके अगर मरीज आपका चलता फिरता है, एक्टिव है, अलर्ट है, बेड रिडन नहीं है, तो इंजेक्टेबल्स अवॉइड कीजिए, ओरल मेडिसिन की बात कीजिए। लेकिन यहाँ पे लोगों को दिमाग में, दिलो दिमाग में इंजेक्शन बैठ गया है। टाइफाइड हर किसी का निकल जाता है, क्योंकि आजकल यहाँ पे हमारे देश में
वॉश बेसिन टेस्ट होता है। कुछ लोग सस्ते जांच की वजह से क्या होता है, वो क्या करते हैं, सिर्फ वो जांच सैंपल ले लेते हैं, जांच भी नहीं करते हैं, टाइफाइड दिखा देते हैं, मलेरिया दिखा देते हैं और वो ब्लड को बेसिन में जाकर के फेंक देते हैं, जिसको हम लोग वॉश बेसिन टेस्ट बोलते हैं। इस तरह की चीजों से बचिए। लेकिन जनता क्या है, आज इंटेलिजेंट है, यूट्यूब से आती है, गूगल करके आती है, इसीलिए वो फंसते हैं। मेरे पास पिछले साल एक केस आया था जिसमें एक बच्चा था जिसका यहाँ पे लिम्फ नोड्स नेक में स्वेलिंग था, उसके बैक साइड में भी एक लंप था। मुझे देख करके लगा कि उसको किसी न किसी तरह का कैंसर है। मैंने उसको 2 साल, उस विजिट से, उसके मरने से 2 साल पहले मैंने रांची रेफर किया था। मैंने उसको बोला था या तो आप पटना चले जाइए या मुंबई चले जाइए, एक बार कैंसर का डिटेक्शन करा लीजिए। अगर कंफर्मेशन आती है कैंसर है तो आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसी तरह से जाएगा, अगर नहीं आती है तो आप मेरे से भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन उस गरीब व्यक्ति ने रांची भी गया, बेसिकली रिम्स गया था, लेकिन वहां पे भी उसको कुछ वैसा सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। फिर वो यहाँ वापस आ गया और यहाँ पे लोकल किसी सर्जन के पास जाता है और वो सर्जन उसकी इस लंप को क्या कर देता है, ऑपरेट कर देता है। लेटर ऑन वो महिला मेरे पास आती है, सर यहाँ गए थे फलाने डॉक्टर के यहाँ, वहां पे ऑपरेशन भी करा लिया लेकिन ये प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। मैंने उस महिला को पुनः कहा कि दीदी आप वापस से जाइए, एक बार कैंसर की जांच करवाइए। इस बार उस महिला ने मेरी बात मानी, वो कोलकाता जाती हैं, वहां पे किसी हॉस्पिटल में जांच कराती है, कंफर्मेशन में कैंसर आता है, ब्लड कैंसर था उसको, और 2 दिन बाद मुझे एक बुरी खबर मिलती है कि वो बच्चा मर गया। दोषी कौन है, आप मेरी बातों से एनालिसिस करिए और खुद समझिए कि इसमें दोष किस किस का है और कितना दोष है। इसलिए मैं कभी भी इस तरह की सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ ट्रीटमेंट कभी भी किसी को प्रेफर नहीं करने कहता हूँ। मैं कहता हूँ आप अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, फीस दीजिए, दवाइयाँ खाइए और एक अच्छा इलाज कराइए। लेकिन आज के दौर में कमीशन का एक बड़ा सा चक्र चल रहा है। अब इस कमीशन के लिए डॉक्टर्स, झोला छाप डॉक्टर्स को क्या करते हैं, एजेंट बनाते हैं। तो जितने भी आप झोला छाप डॉक्टर्स यानी क्वैक्स को आप देखते हैं, दे आर एजेंट ऑफ सर्जन्स। स्पेशली जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सर्जन्स हैं, उसके वो क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। वो आपको देखते हैं, वो आपको रेफर करते हैं एंड दे गेट कमीशन। उसके बदले में, एवज में उनको पैसा मिलता है। अब आप सोचिए इसमें कितना बड़ा घोटाला है। बहुत बार तो रिपोर्ट्स भी फेक बना दी जाती हैं। तो ये सब आपकी जानकारी के लिए मैं कह रहा हूं कि आप इस चीजों को समझिए और अपने स्वास्थ्य की बात कीजिए, अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर को प्रायोरिटाइज कीजिए कि कभी भी अगर इस तरह की कोई मुसीबत आती है तो आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए। अगर किसी डॉक्टर ने सर्जरी बोला है, गो फॉर सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन। 2-3 डॉक्टर से आप मिलिए, जब वो तीनों चीजें मैच करेंगी तब आप ऑपरेशन के लिए जाइए। लेकिन ऐसा हम करते नहीं है, क्योंकि वो जो एजेंट होता है वो आपको इस तरह से दीदी भैया ताऊ बना करके आपको फॉलो करा देता है कि आप जा करके ऑपरेशन करा लेते हैं। अब तो इसमें मैंने ऐसे ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में देखा है जिसमें कि ससुर बहू के ऑपरेशन का कमीशन लेता है, बेटा बाप के ऑपरेशन में कमीशन लेता है। तो ये कमीशन का जो धंधा है बहुत बड़ा घोरक धंधा है। कृपया करके इस ट्रैप में ना फंसे। नेक्स्ट, पूरे देश में, स्पेशली मैं बिहार झारखंड की बात करता हूं क्योंकि मैं यहाँ रह रहा हूं, मैं कोडरमा की बात करता हूं, यहाँ पे बच्चेदानी का ऑपरेशन इलीगल तरीके से बहुत बार हुआ है, जिसमें कि महिलाएं 30 साल से कम एज की हैं, उसके बच्चेदानी का ऑपरेशन कर दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड में लिखा जाता है बल्कि यूट्रस है, सूजन है, उसको समझाया जाता है, उसका एजेंट समझाता है कि बच्चेदानी में सूजन है, ये बहुत सड़ जाएगा, ये खराब हो जाएगा, और वो महिला फाइनली जाकर के ऑपरेशन कराती है और उसके बाद पूरा जीवन वो उस चीज का दर्द भुगतती रहती है। तो इस जिले में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, बट लेकिन आप समझदार हैं, आप समझदार हैं कि आपको अगर बच्चेदानी का ऑपरेशन कराना है तो यू शुड बी 45 प्लस या एक्सट्रीम केस होना चाहिए, जिसमें कि हायर सेंटर आपको लिखे कि आप बच्चेदानी का ऑपरेशन कराइए। ऐसे जाकर के बच्चेदानी का ऑपरेशन ना कराएं, दवाई से भी इलाज संभव है। अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो देखें, क्योंकि आजकल बच्चेदानी का ऑपरेशन सर्जन्स कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत ट्रेंड हो गया है, जिसमें गायनेकोलॉजिकल ओपिनियन नहीं होता है एक तरह से, और उसका क्या हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है। क्योंकि सर्जन दे विल जस्ट डू ऑपरेशन, उनका कमाई का जरिया क्या है, ऑपरेशन करना है, पैसा कमाना है। पर गायनेकोलॉजिस्ट फर्स्ट दे विल ट्रीट यू। जो गायनी होंगी, जो जच्चा बच्चा की डॉक्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, आपको पहले ट्रीट करेंगी, उससे दवाइयों से रोकने की कोशिश करेंगी। लेकिन जो दूसरे ब्रांच के होंगे वो क्या करेंगे, अपना काम करेंगे, काटो पीटो पैसा कमाओ, दैट्स इट। ठीक है, तो बच्चेदानी के ऑपरेशंस में कभी कभी तो अल्ट्रासाउंड में भी गलत रिपोर्ट होते हैं, झूठ रिपोर्ट होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ आप 2 बार 3 बार अल्ट्रासाउंड कराइए, सीटी स्कैन कराइए, जो भी कराना कराइए, फाइनली डिसीजन थर्ड या फोर्थ ओपिनियन के बाद कीजिए। और मैं आपको अपना नंबर शेयर कर चुका हूँ। मैं चाहूंगा अगर इस तरह की कभी भी किसी को ओपिनियन लेना हो कि ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, फील फ्री टू कम्युनिकेट। आप मुझसे बात कीजिए मेरे नंबर पे 9798636116।
इस नंबर पे बात कीजिए, मैं आपको फ्री कंसल्टेशन दूंगा इस चीज के लिए, ताकि आपका बच्चेदानी का ऑपरेशन या कोई भी ऑपरेशन ऐसे ही बिना बात के नहीं हो जाए। बहुत बार तो अपेंडिक्स भी फेक होता है, रिपोर्ट्स में लिख दिया जाता है अपेंडिक्स, उसका अपेंडिक्स नॉर्मल होता है। तो ये सारी चीजों से आप बचिए। अब एक हवा बन गया है पूरे देश में कि हमें पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स चाहिए। हमें आप देखिएगा छोटे छोटे जिले में भी अस्पतालों में बड़े बड़े डॉक्टर्स, कोई ऑन्को सर्जन आ रहा है, कोई नेफ्रो का आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। तो एक जो हिरेकी सिस्टम बना है पीएससी सीएचसी हायर सेंटर्स का, वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है। अब क्या हो रहा है इसमें, कहीं ना कहीं हम प्राइवेट चीजों से कंसल्ट करते हैं और उसका मलाई जो है प्राइवेट अथॉरिटी लेके चली जाती है। लेकिन जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, यू डोंट नीड एनी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर। पहली तो आपको एक अच्छे जनरल फिजिशियन की जरूरत है। आपको एक अच्छे जनरल फिजिशियन की जरूरत है, जो कि आपको अगर उसको लगता है कि ये चीज उसकी कंट्रोल का नहीं है, तो वो आपको गाइड करेगा कि आपको सर्जन के पास जाना है, ऑब्स एंड गायनी के पास जाना है, पीडियाट्रिशियन के पास जाना है, ईएनटी के पास जाना है। यानी कोई भी शरीर का कोई भी प्रॉब्लम होता है, फर्स्ट गो टू जनरल फिजिशियन। इस देश में जनरल फिजिशियन ही कम हो गए, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है सब काटो पीटो वाले टाइप के लोग हो गए हैं। यानी आप जाइए, ऑपरेशन कराइए, कमाइए, यही चीज चल रहा है। तो बेसिकली इंडिया नीड प्रिवेंशन। हमारे जैसे जनरल फिजिशियन की आवश्यकता है देश को। अगर हम बीमारी को बढ़ने ही नहीं देंगे तो आगे उसकी सर्जरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली पेट दर्द है गैस्ट्रो के पास चले गए, पेट दर्द है सर्जन के पास चले गए, कान दर्द है ईएनटी के पास चले गए। इट मींस कि कुछ भी हुआ उससे रिलेटेड लोगों के पास चले गए। आई नो कि सुपर स्पेशलिटी है, दे विल ट्रीट, बट मैल फंक्शनिंग हो रहा है, मिस यूज हो रहा है उन ब्रांचेस का। वो डायरेक्टली जो सर्जन है वो चाहेंगे कि वो सर्जरी कर दें, तो आपकी रिपोर्ट्स उनके अकॉर्डिंग आती है बहुत बार, और आप सर्जरी करवा लेते हैं। ये मिस यूज है। आई एम नॉट अगेंस्ट पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स, बट जो वर्क एथिक्स है उनका गड़बड़ हो चुका है। वो अपना फोकस आया काटो पीटो, यानी बच्चेदानी में सूजन है, मेक दैट फीमेल कंफर्टेबल कि भैया ये सूजन है, आपकी बच्चेदानी सड़ जाएगी, आपको बहुत दिक्कत होगा, ऑपरेशन कराना ही एकमात्र उपाय है। ऐसा चीज वो आपके दिमाग में डाल देते हैं और आप अपना जाकर के ऑपरेशन करा लेते हैं। आप देखिए, मैं तो मुस्लिम समाज के लोगों को बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि एटलीस्ट वो नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर करते हैं, चाहे कोई भी। बहुत बार हम इरिटेट हो जाते थे जब मैं कस्तूरबा हॉस्पिटल दिल्ली जामा मस्जिद के पास था, ऑप्शन गायनी में मैं वर्क कर रहा था, हम जब डिलीवरी लेते थे हमें गुस्सा आता था कि जो मुस्लिम पेशेंट्स आते हैं वो हमेशा बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी करानी है। बट आई कैन अंडरस्टैंड, ये बहुत ही अच्छा तरीका। लेकिन हिंदू परिवार में क्या हो गया, एक या दो बच्चे करते हैं, सिजेरियन करवा लेते हैं। आज डॉक्टर्स प्रेफर करने लगे हैं सिजेरियन, नॉर्मल प्रेफर कोई करता ही नहीं है। आप इस जिले का सारे हॉस्पिटल का एक रिकॉर्ड निकालिए, कितने बच्चेदानी के ऑपरेशन हुए हैं और कितने बच्चेदानी के ऑपरेशन हुए हैं और कितने नॉर्मल डिलीवरी हुए, कितने सिजेरियन हुए। आप परसेंटेज देखिएगा कि जो ऑपरेटिव मेजर्स है, ऑपरेटिव मेडिसिन है, वो ज्यादा यूज हो रहा है। हमें प्रिवेंटिव मेडिसिन पढ़ाए जाते हैं जिसमें कि बताया जाता है कि हम बेसिक चीजों से कैसे ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट्स को। आप सोचिए, मैं जिले में ऐसे डॉक्टर्स को देख रहा हूं जो 6 महीने के बच्चे को या 2 महीने के बच्चे को इंजेक्शन अमिकासिन देता है, इंजेक्शन पिपजो देता है, इंजेक्शन टैजो देता है, इंजेक्शन यानी जितने भी, और साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऐड कर देता है। जो बच्चा हंस रहा है खेल रहा है उसको ये 3-4 रेगुलर इंजेक्शन दे देते हैं। अगर कुछ नहीं होता है तो दे आर हैविंग अ प्रॉपर सांठगांठ विद हायर सेंटर्स, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां वो रेफर करके कमीशन पे कमा लेते हैं। यूं ही बड़ी बड़ी मंजिलें इमारत नहीं बन जाते इन हॉस्पिटल्स के। तो मैं जनता से गुजारिश करता हूं कि आप जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आए, फर्स्ट विजिट जनरल फिजिशियन, देन गो फॉर अदर ओपिनियन। अगर कहीं पे भी आपको कोई सर्जरी का ऑप्शन आता है कि आपको यही करना है, तो फर्स्ट ट्रस्ट योर डॉक्टर्स, गो फॉर सेकेंड ओपिनियन, देन गो फॉर थर्ड ओपिनियन। अगर आपको लगता है कि सभी लोग बोल रहे हैं कि ऑपरेशन कराना ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, देन गो फॉर इट, तब आप ऑपरेशन कराइए। आई डोंट हैव एनी इश्यू। तो बेसिकली कहीं ना कहीं गलती हमारे से है, हम ही उसमें पीछे हो जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप ये बातों को समझेंगे, इसको अन्यथा ना लेंगे, और एक स्वस्थ शरीर बनाने के लिए आप सबसे पहले जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे, मेरे पास आएंगे। मैं आपको बहुत बार, अगर ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फर्स्ट ओपिनियन कोई भी रहेगा, अगर आपको सर्जरी का ओपिनियन लेना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, टेलीकम्युनिकेशन, फ्री ऑफ कंसल्टेशन, नो चार्जेस। यानी गाइड करने का मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूं। कभी भी कोई यूथ अगर डिप्रेशन में है या उसको लग रहा है कि उसकी एंजाइटी लेवल बढ़ रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा लाइफ में क्या करना है, मस्ट कॉन्टैक्ट मी, आई विल गाइड यू। क्योंकि मैं 2.5 साल 3 साल अपने आप को संभाला है, अपने आप को मोटिवेट करके रखा है। दैट्स व्हाई आई विल टेल यू कैसे जीवन जीना है। जीवन हंसते खेलते जिए, आते रहेंगी बाधाएं और महाकाल आपके सारी बाधाओं को क्या करेंगे, हर लेंगे।
राम लल्ला का आशीर्वाद रहे, गणेश गणपति बप्पा का आशीर्वाद रहे आप लोगों पे। जय सिया राम, राधे राधे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।